नमस्कार, छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। नाम है पब्लिक इंटरेस्ट और मैं हूं जगविंदर पटियाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हिंदी न्यूज के प्राइम टाइम में पटियाल अकेला ऐसा बंदा है जो जनहित में खबरों का परीक्षण करता है। जो खबरें छोटी समझकर छोड़ दी जाती हैं, जो खबरें लोग भूल जाते हैं, पटियाल के परीक्षण उनका पीछा करते हैं। पहला परीक्षण उस रिपोर्ट का जिसकी वजह से हिंदू खतरे में पड़ गया है और मुसलमानों के अच्छे दिन आ गए हैं। हम जानते हैं और सुन भी रहे हैं कि चुनाव में बार बार हिंदुओं को समझाया जा रहा है कि उनके मंगलसूत्र, संपत्ति और आरक्षण खतरे में है। किसके हिस्से में आएंगे ये भी बड़ा सवाल है। बंटवारा उनके बीच में होगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि देश में अगर मेजॉरिटी की जनसंख्या घट रही है और माइनॉरिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मतलब देश में अल्पसंख्यकों के लिए सब चंगा है। कहने का मतलब सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। रिपोर्ट के दावे और चुनावी वादे के बीच जो जबरदस्त रिएक्शन हो रहा है उसमें इस रिपोर्ट का असली मकसद मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा जरूर। पटियाल के सिवाय कोई और रिपोर्ट के अंदर की बात नहीं बताएगा। दूसरे परीक्षण के लिए पटियाल आपको कर्नाटक ले जाएगा। वहां हो क्या रहा है? हासन के टेप स्कैंडल में जांच की स्थिति ठीक नहीं लग रही है। आज आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के चाचा और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी अपनी पार्टी जेडीएस के नेताओं को लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे। अपने भतीजे और भाई के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार क्या कहती है? कहती है सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। पीड़ित डर के माहौल में है और आरोपी विदेश में आजाद है। जिन पर टेप को फैलाने का आरोप लगा है वो कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लेने पहुंच गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टेप स्कैंडल किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, ये पटियाल के साथ देखिए। तीसरे परीक्षण के लिए पटियाल के साथ कोलकाता चलिए। मॉलेस्टेशन के आरोप में गवर्नर ने राजभवन का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया है। केस की शिकायत पुलिस से की गई थी। पुलिस ने जब यह फुटेज मांगी थी तो राज्यपाल ने मना कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली में एक पीड़ित अपने बयान से पलट गई है। वो कहती है कि राजनीतिक दबाव में गलत आरोप लगाए थे। वहां भी एक और वीडियो काफी चर्चा में है। पश्चिम बंगाल की सियासत में डीपफेक कौन है, इसका परीक्षण पटियाल के साथ देखिए। चौथा परीक्षण उन गाइडलाइंस का करूंगा जो देश के लोगों को सही खाने पीने की डायरेक्शन दे रही हैं। क्या खाएं और उसे कैसे पकाएं। देश में 65% बीमारियों की जड़ में क्या है, यह भी आप जानिए पटियाल के साथ। परीक्षण की ओर बढ़ने से पहले देश के सबसे बड़े हवाई संकट पर एक बड़ी खबर आपको बतानी है। पायलट और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बीच समझौता हो गया है। कर्मचारी तुरंत काम पर लौटने को तैयार हो गए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस उन 25 क्रू मेंबर्स को भी वापस नौकरी पर रखेगी जिन्हें कल मास लीव लेने की वजह से निकाल दिया गया था। उनका टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया गया था। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और जो यात्रियों को परेशानी हो रही थी, 2 दिन से उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, उन तमाम चीजों से भी अब राहत मिलती हुई दिख रही है। आज पटियाल सबसे पहले उस रिपोर्ट का परीक्षण करेगा जो कहती है कि देश में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़े तो सब चंगा है जी। जबकि चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई की सबसे बड़ी वजह मुस्लिम आबादी और उनकी हिस्सेदारी ही है। आर्थिक मामलों पर पीएम को सलाह देने वाली कमेटी ने यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के दावे और चुनावी वादे का कॉन्फ्लिक्ट हैरान करने वाला है। देश की राजनीति में डबल स्टैंडर्ड्स की पोल भी खोलता है। सुबह से आपने इस रिपोर्ट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अब जो पटियाल आपको बताएगा वो किसी ने पहले नहीं बताया होगा। यह पटियाल की गारंटी है। सबसे पहले आप ये जानिए कि इस रिपोर्ट में आखिर है क्या। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ने यह रिपोर्ट तैयार की है और दावा किया गया है कि पिछले 65 साल में देश में हिंदुओं की आबादी 7.8% घटी है। साल 1950 में देश की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84.68% थी। साल 2015 में यह घटकर 78.06% रह गई है। वहीं 1950 में मुस्लिम कुल जनसंख्या का 9.80% थे, जो 2015 में बढ़कर 14.20% हो गए हैं।
रिपोर्ट की खास बात यह भी है कि इसे दुनिया के 167 देशों से डेटा इकट्ठा करके तैयार किया गया है। डेटा 65 साल का है। हर देश में मेजॉरिटी की स्थिति वो डेटा बताता है। रिपोर्ट के ऊपर 3 नाम लिखे हुए हैं, शमिका रवि, अब्राहम जोस और अपूर्व शर्मा। रिपोर्ट में हर देश की बहुसंख्यक आबादी का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में हिंदुओं की आबादी 3.61% घटी है। म्यांमार में बहुसंख्यक बुद्धिस्टों की आबादी 9.84% की गिरावट देखी गई है वहां, लेकिन भूटान में 17.67% और श्रीलंका में 5.25% बुद्धिस्ट बढ़े हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। पाकिस्तान में 3.75%, बांग्लादेश में 18.55% और अफगानिस्तान में 0.29%। ये मुस्लिम की आबादी इतने परसेंट के हिसाब से बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बहुसंख्यकों की आबादी 22% तक घटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में यह रिपोर्ट अचानक बहस का मुद्दा क्यों बन गई है और इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, यह भी आपको बताऊंगा। पहले आप इस रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू जान लीजिए। 1950 से 2015 तक अगर ईसाई देशों की बात करें तो रिपोर्ट में शामिल 94 में से 77 ईसाई देशों की बहुसंख्यक आबादी में गिरावट आई है। इसी दौरान रिपोर्ट में शामिल 38 में से 25 मुस्लिम देशों की मुस्लिम मेजॉरिटी में बढ़त दर्ज की गई है। एक बार फिर आपको बताता हूं कि ये वो देश हैं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है। एक और आंकड़ा देखिए, गैर मुस्लिम देशों का, जहां रिपोर्ट में शामिल किए गए 35 में से 33 गैर मुस्लिम देशों की बहुसंख्यक आबादी में गिरावट आई है। रिपोर्ट में 2 बातें बहुत चालाकी से कही गई हैं। पहली ये कि भारत में बहुसंख्यक आबादी घटने का एक कारण पड़ोसी देशों से आ रहे लोग भी हो सकते हैं, और दूसरी बात ये कि अगर किसी देश में अल्पसंख्यक की आबादी बढ़ रही है तो वहां उनके लिए अनुकूल माहौल है, यानी सब कुछ चंगा है। अगर इस रिपोर्ट के नैरेटिव साइट्स पर जाएं, मतलब लोगों के बीच ये रिपोर्ट क्या संदेश देना चाहती है, तो भारत में अल्पसंख्यक बढ़े, यानी भारत पर माइनॉरिटी को लेकर जितने भी आरोप लगते रहे हैं वो गलत हैं। देश में सब कुछ चंगा है। और सबसे बड़ी बात यह भी कि मोदी सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ साथ सबके प्रयास वाला सफल नैरेटिव सत्य है। यहां तब तो ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या है? लेकिन अब पटियाल आपको एक बात जो खटक रही है वो बताएगा। अगर रिपोर्ट के दावे को सही माना जाए तो फिर चुनाव में मुस्लिम जनसंख्या को लेकर नैरेटिव बयानबाजी क्यों हो रही है, यानी उसको नेगेटिव तौर पर क्यों पेश किया जाता है? यह क्यों कहा जा रहा है कि आपका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, आपका मंगलसूत्र ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के बीच बांट दिया जाएगा? अल्पसंख्यकों के बारे में जो रिपोर्ट कहती है, जिसके ज्यादा बच्चे उसके ही दिन अच्छे, लेकिन बीजेपी कहती है जिनके ज्यादा बच्चे वो आपका हक छीन लेंगे। रिपोर्ट की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा का रंगभेदी बयान गलत है, तो फिर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की धर्म पर आधारित आबादी वाली रिपोर्ट कैसे सही हो सकती है? संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, देश में सब हिंदू हैं, बस उपासना का तरीका अलग है। दूसरी तरफ रिपोर्ट घटते हिंदू और बढ़ते मुस्लिम का ग्राफ दिखाती है। भारत माता के बच्चों को हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखती है। इसीलिए पटियाल का यह सवाल है कि धर्म के नाम पर अगर आरक्षण गलत है तो फिर धर्म के नाम पर जनगणना कैसे सही हो सकती है? सवाल तो यह भी है कि जब देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी तो फिर चुनाव के बीच आए 2015 तक के आंकड़ों का आधार क्या है? लोकसभा चुनाव के बीच आई धर्म वाली इस रिपोर्ट के बाकी पहलुओं का भी परीक्षण करूंगा आज मैं, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट पर मची राजनीतिक लड़ाई का एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। कांग्रेस कानून बनाकर एससी, एसटी, ओबीसी इनका आरक्षण हटाकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं।
आप भारतीय जनता पार्टी के 10 से ज्यादा सीट जिताइए। हम ये मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर SC, ST और OBC का आरक्षण बढ़ाएंगे। ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं। देखिए, वो तो चाहते ही हैं कि यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे दें। ये तो उनके घोषणा पत्र में रहा है। बकवास की जा रही है कि भाई मुसलमानों का पॉपुलेशन हिंदुओं से बढ़ जाएगा। कभी भी इस देश में मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन से आगे नहीं जाने वाला है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस एक खतरनाक खेल खेल रही है, जिसका सबसे पहला आघात SC, ST, OBC के आरक्षण पे होने वाला है। इस तरीके के सोचे जो बार बार छोड़े जा रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि इस इलेक्शन को हिंदू और मुसलमान के दायरे में रखकर आवाम को बुनियादी मुद्दों से हटा दिया जाए। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये कांग्रेस पार्टी, बिहार में RJD पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जिम्मेदार हैं। भाजपा अपना चुनाव प्रचार शुरू करती हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे, और अब आबादी की एंट्री हो चुकी है। ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। ये रिपोर्ट जो है केवल चुनावों के उसके लिए बनाते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ज़मीन नीचे से खिसक रही है। ये रिपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट कह रही है कि देश में अल्पसंख्यकों के लिए सब चंगा है, फिर भी बीजेपी ने खतरे में हिंदू वाला नैरेटिव सेट कर रखा है। चुनावी रैलियों में बीजेपी कहती है कि कांग्रेस आपका पैसा छीनकर ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देगी। बीजेपी की रैलियों में धर्म के आधार पर आरक्षण को मुद्दा बनाया जाता है। मुस्लिमों की बढ़ती संख्या का हवाला देकर हिंदू को खतरे में बताया जाता है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि देश में अल्पसंख्यक फल फूल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला नारा उद्देश्य को पूरा कर रहा है। माइनॉरिटी की बढ़ती जनसंख्या देश में गंगा जमुनी तहजीब की गारंटी है। रिपोर्ट में तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण का फर्क मिट जाता है। यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है। हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है। ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम। एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक देश में हिंदुओं की जनसंख्या 130 करोड़ हो जाएगी और मुस्लिम 31 करोड़ से ज्यादा। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों का फर्टिलिटी रेट तेजी से गिर रहा है। साल 1992-93 में हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट 3.5 और मुस्लिमों का 4.4 था। साल 2019 और 21 में हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट घटकर 1.94 और मुस्लिमों को 2.36 रह गया। हिंदुओं के फर्टिलिटी रेट में 41% और मुस्लिमों के फर्टिलिटी रेट में 46% की गिरावट दर्ज की गई है। चुनावों में हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा मुद्दा होता है। हिंदू मुस्लिम को बड़ा फैक्टर मानते हुए राजनीतिक दल टिकट भी बांटते हैं। किसी पार्टी में मुसलमानों के लिए 5% भी टिकट नहीं तो किसी पार्टी में 50% तक टिकट मुसलमानों को दिए जाते हैं। लेकिन शिकायत सबकी यही रहती है कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं हो रहा। वैसे रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि देश में माइनॉरिटीज को विकास के लिए, उनकी और बेहतरी के लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। जब चुनाव में संपत्ति और आरक्षण पर मुस्लिमों के कब्जे का डर दिखाया जा रहा हो, वहीं दूसरी ओर सब कुछ चंगा है वाली रिपोर्ट आ जाए तो सवाल खड़े होते हैं ना। सवाल तो यह भी है कि जब 2011 के बाद से कोई जनगणना हुई ही नहीं तो ये डेटा कहां से आया? रिसर्च की मेथोडोलॉजी कितनी स्ट्रांग है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पटियाल ने विकासशील देशों के अनुसंधान और सूचना प्रणाली के एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ कुंडू से बात की। ये तो निश्चित है कि कोई पॉपुलेशन का नया सेंसस भी नहीं हुआ है, सर्वे भी नहीं हुआ है। ये सेकेंडरी डेटाबेस्ड है। जो आंकड़े अवेलेबल है इन सारे देशों में सेंसस से या दूसरे सोर्सेस से,
यूएन में जो कंपाइल किया है, उन सारे आंकड़ों को इकट्ठा करके एक सेकेंडरी डेटा एनालिसिस है। तो ये हमें ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन सेंसस 2015 में नहीं है तो बहुत बड़ा हैंडीकैप नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो ट्रेंड 2011 तक का निकलेगा वही 15 तक का निकलेगा, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रापोलेशन किया होगा। जो फर्टिलिटी रेट है अलग अलग रिलीजियस ग्रुप का, वो हमारे पास 2001 से 2012-13 तक का है, एनएफएचएस का भी है, सेंसस से भी निकाले हुए हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। उसके आधार पर कुछ प्रोजेक्शन किया होगा, उसमें कुछ कमियां हो सकती है। इन आंकड़ों से कोई शॉकिंग बात नहीं लगी। अगर 2015 के जगह 2011 का आंकड़ों पर भी काम किए होते, जहां पर जिसके लिए सेंसस का डाटा हमारे पास है, तो भी 8% की जगह 6% गिरा होता, 6.5% गिरा होता। आंकड़े जो है कोई प्राइमरी डेटा पर आधारित नहीं है, जहां तक मेरा ख्याल है सारे सेकेंडरी डेटा पर आधारित है। और सेकेंडरी डेटा जो है सारे कंट्रीज के एक स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन ने बनाए हैं, और आंकड़ों को गहराई से देखने की जरूरत है। आंकड़ों का गलत इंटरप्रिटेशन ना हो, उसकी जरूरत है। आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा बताता हूं। विदेश में कमाकर घर पैसा भेजने वालों की लिस्ट में भारत नंबर 1 हो गया है। साल 2022 में भारतीयों ने कमाकर 111 अरब डॉलर हमारे देश में भेजे। बाहर कमाए, यहां भेजे। इसमें उनकी कमाई भी है जो चुनाव में सिरदर्द बताए जाते हैं। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि इस रिपोर्ट का इस्तेमाल उनके खिलाफ भी होगा जो भारत को बदनाम करने के लिए अमेरिका में बैठकर माइनॉरिटीज की रिपोर्ट तैयार करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल आपको कर्नाटक लेकर चलेगा। हासन टेप स्कैंडल का परीक्षण करना है। जैसा कि आपको मैंने कई बार बता दिया है कि स्कैंडल की जांच कर्नाटक सरकार की एसआईटी कर रही है। हैरानी की बात यह है कि विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार सीबीआई जांच के खिलाफ है। एचडी कुमारस्वामी आरोपी सांसद प्रज्वल के चाचा हैं और पूर्व सीएम भी हैं। उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का नाम बदलकर सिद्धारमैया एंड शिव कुमार इन्वेस्टिगेशन टीम रख दिया है। लेकिन पटियाल आज कर्नाटक सरकार से यहां सवाल पूछना चाहता है कि जब जरूरी है कि सच सामने आए तो सीबीआई जांच से सिद्धारमैया सरकार परेशान क्यों है। पटियाल का सवाल केंद्र सरकार से भी है कि देश से बाहर छिपे आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को अब तक भगौड़ा क्यों घोषित नहीं किया गया। अब पटियाल आपको पहली बार इस स्कैंडल से जुड़े वो 4 चेहरे दिखाएगा जिन पर बदनामी के टेप जनता के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का आरोप है। आप जिन 4 चेहरों को देख पा रहे हैं, इनके नाम चेतन गौड़ा, कार्तिक नवीन गौड़ा और पट्टा राजू हैं। ये खुद को कांग्रेस का स्थानीय कार्यकर्ता बताते हैं। इन्हीं चारों पर आरोप है कि इन्होंने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के आपत्तिजनक वीडियो पेन ड्राइव्स के जरिए सर्कुलेट किए थे, जिसमें यौन शोषण की शिकार महिलाएं भी दिख रही हैं। और पूर्णचंद तेजस्वी नाम के इस शख्स ने साइबर क्राइम शाखा में इस मामले की शिकायत दी थी। शिकायत में सांसद प्रज्वल रेवन्ना के वीडियोस को डॉक्टर्ड और मॉफर्ड बताया गया था और साथ ही वीडियो बांटने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए चेतन गौड़ा, कार्तिक नवीन गौड़ा और पट्टा राजू ने हासन जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन अदालत ने चारों को जमानत देने से मना कर दिया। पटियाल का कहना यहां यह है कि मामले की जांच कोई भी करे, लेकिन जांच का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरोपी का बैकग्राउंड बहुत रसूखदार है। जांच सही होगी तभी इस जघन्य स्कैंडल का सच सामने आएगा, तभी आरोपियों को सजा मिलने की उम्मीद रहेगी। लेकिन इन बातों की बजाय यह टेप स्कैंडल कर्नाटक का पॉलिटिकल अखाड़ा बनता जा रहा है, जिसके एक पाले में जेडीएस और उसकी सहयोगी बीजेपी है, तो दूसरे पाले में कांग्रेस और उसकी सरकार खड़ी है। पॉलिटिकल साख बचाने के लिए आरोपी भतीजे को सस्पेंड करने वाले कुमारस्वामी आज परिवार बचाने के मिशन पर निकले हुए थे। स्कैंडल में फंसे बड़े भाई रेवन्ना एसआईटी की गिरफ्त में हैं, लिहाजा कुमारस्वामी उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। कुमारस्वामी को यह भी पता है कि राज्य सरकार के पास जांच रही तो रिपोर्ट में राजनीति का रंग चढ़ सकता है, इसीलिए कुमारस्वामी गवर्नर से मिले, सीबीआई जांच की मांग की। दूसरी तरफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है जो स्कैंडल की जांच के बहाने जेडीएस और बीजेपी को कमजोर करना चाहती है। हमने राज्यपाल के सामने इस मामले में अब तक हुए सभी घटनाक्रमों की जानकारी दी है।
हमने उनसे अपील की है कि वो केंद्र सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने का आग्रह करें। एसआईटी की जांच कहां जा रही है? उन्होंने रेवन्ना को क्यों गिरफ्तार किया है? पीड़ित कहां है? कांग्रेस कह रही है कि 2900 से ज्यादा पीड़ित हैं, लेकिन वो सब हैं कहां? एसआईटी इज कॉम्पिटेंट इनफ। हमारी एसआईटी अच्छा काम करने के लिए योग्य है। एंड दे आर डूइंग ए गुड जॉब। कुमार स्वामी कर्नाटक के सीएम भी रह चुके हैं, वो जानते हैं सिस्टम कैसे काम करता है। हमें विभाग पर विश्वास रखने की जरूरत है। मामला चाहे जितना भी संवेदनशील और गंभीर हो, जांच पर राजनीति की छाया न पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कर्नाटक टेप स्कैंडल में एबीपी न्यूज की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है ताकि सच आपके सामने आता रहे। राजनीति में कहीं खो ना जाए ये सच। हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा कर्नाटक में ही मौजूद हैं। अवधेश, आज मैसूर में थे, जहां वो टेप स्कैंडल की कथित पीड़ित महिला के घर पहुंचे। यौन उत्पीड़न जैसे सेंसिटिव मामलों में पीड़ित की पहचान गोपनीय रखने के लिए हम आपको मैसूर की वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा बता रहे हैं कि हासन से लेकर मैसूर तक इस टेप स्कैंडल की पड़ताल में उन्होंने क्या देखा और कौन सी अहम जानकारियां उनके सामने आई हैं। हम पहुंचे मैसूर ताकि हम जान सकें कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक पीड़िता को रखा गया है। जब हम पीड़िता के घर पहुंचे तो पुलिस का सख्त पहरा लगा हुआ था। हमने पुलिस से पूछा कि हम पीड़िता के परिजन से मिलना चाहते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप यहाँ पर किसी से नहीं मिल सकते। हमने उनसे यह भी कहा कि हम बिना कैमरा के मिलना चाहते हैं, हम केवल बात करना चाहते हैं कि उन्हें न्याय की जो बात कही जा रही है वो मिल पा रहा है या नहीं, वो एसआईटी की जांच से खुश है या नहीं। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि आप यहाँ पर किसी से नहीं मिल सकते क्योंकि कोई है नहीं। लेकिन दो लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि पीड़ित के परिजन घर में हैं, लेकिन पुलिस ने आपसे झूठ बोला है, वो बात नहीं करने देना चाहते। और दूसरा, उन्होंने हमें ताकीद की कि आप यहाँ दोबारा नहीं आएंगे तो ये आपकी सुरक्षा के लिहाज से ठीक होगा, क्योंकि आप पर हमला भी हो सकता है, आपकी सुरक्षा को बड़ा खतरा यहाँ पर हो जाएगा। तो सवाल यही है कि आखिर क्या छिपाया जा रहा है? आखिर पुलिस का पहरा पीड़ित के घर पर इतना क्यों है और पुलिस झूठ क्यों बोल रही है? इस केस की जांच को लेकर पटियाल को सिर्फ इतना कहना है कि आरोपी पावरफुल है, इसीलिए उसे फौरन अरेस्ट करें या फिर भगौड़ा घोषित करें और केस की जांच को राजनीति से बचाया जाए। अब पटियाल पश्चिम बंगाल में इस बात का परीक्षण करेगा कि फेक कौन है। संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न, गवर्नर हाउस में महिला कर्मचारी के मॉलेस्टेशन पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही हैं। ये दोनों केस पश्चिम बंगाल के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गवर्नर सीवी आनंद बोस की बात। उन्होंने राजभवन का सीसी फुटेज जारी कर दिया है। ऐसा क्यों किया वो भी जानिए। 2 मई को राज्यपाल पर राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया था। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल ने आपको विस्तार से वो बताया भी था। संविधान के नियम की वजह से गवर्नर पर एफआईआर नहीं हो सकती है, ना ही वो अरेस्ट हो सकते हैं। फिर भी कोलकाता पुलिस की जांच के लिए राजभवन का सीसीटीवी फुटेज मांगा गया था, लेकिन गवर्नर ने इससे देने से साफ मना कर दिया। फिर 100 लोगों की मौजूदगी में अचानक सीसीटीवी फुटेज जारी भी कर दिया। दावा है कि वीडियो घटना वाले दिन का है। वीडियो में क्या है और वीडियो रिलीज करने में गवर्नर सेलेक्टिव क्यों है, इसका भी परीक्षण करूंगा। अब दूसरे विषय पर आता हूं जिस पर सियासत के तेवर सबसे ज्यादा सुर्ख है। संदेशखाली की 3 पीड़ितों में से एक अपने बयान से पलट गई है। पीड़ित किसके दबाव में बयान से पलटी, बयान बदलने के लिए उसे किसने मजबूर किया, इस पर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीति में खासा उबाल है। इस मामले में भी 3 वीडियो वायरल है। तीनों वीडियो संदेशखाली पर रिलीज हुए हैं। वीडियो में क्या है? वीडियो वाली कथित कॉन्स्पिरेसी पर पटियाल सत्य का सीधा प्रसारण करेगा। पश्चिम बंगाल में राजभवन से प्रेरित हुए वीडियो में आखिर क्या है, अब ये जानिए। आज राजभवन ने 1 घंटे 9 सेकंड का एक वीडियो जारी किया। दावा यह है कि वीडियो 2 मई का है। इसी रोज महिला ने गवर्नर पर मॉलेस्टेशन के आरोप लगाए थे। दावा यह है कि फुटेज राजभवन के नॉर्थ गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरास का है। फुटेज 2 मई शाम 5:32 से 6:41 के बीच का है। वीडियो में शाम 5:32 पर दिखाया गया है कि शिकायतकर्ता राजभवन के ओसी के कमरे में दाखिल हो रही है। फिर करीब 5:40 पर वो एडिशनल ओसी के कमरे में गई। दावा है कि शिकायतकर्ता शाम 6:41 पर ओसी के कक्ष में ही थी।
वीडियो में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। हम दावे से कुछ नहीं कह सकते इस पर। पुलिस और ममता बनर्जी को छोड़कर 100 लोगों को राजभवन में वीडियो दिखाई गई और उसी के बाद वीडियो जारी भी कर दिया गया। अब पटियाल का यहां सवाल है, गवर्नर सीवी आनंद बोस वीडियो देने में सिलेक्टिव क्यों है? सीवी बोस राज्यपाल हैं, लेकिन नेताओं जैसा आचरण क्यों दिखाया जा रहा है? गवर्नर ने पुलिस को वीडियो क्यों नहीं दिखाए? अर्ध सत्य सदैव घातक होता है। राजभवन ने बाहर के वीडियो दिखा दिए गए हैं, अब अंदर क्या हुआ ये किसने देखा? ये राजभवन को ज्यादा पता होगा, कोई दूसरा ये बात नहीं बता सकता। अब संदेश खाली चलते हैं। यहां बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। संदेश खाली की 3 विक्टिम में से एक अपने बयान से पलट गई। पहले महिला ने थाने में लिखित शिकायत दी थी, टीएमसी लीडर शाहजहां शेख पर रेप और जमीन हड़पने के आरोप लगाए थे, लेकिन महिला अचानक बयानों से क्यों मुकर गई? इसे लेकर पीड़ित महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो 8 मई का बताया जा रहा है, जिसमें पीड़ित ये दावा कर रही है कि बीजेपी नेता ने कोरे कागज पर उससे साइन करवाए थे। मैंने आपको वायरल वीडियो के कुछ अंश सोचा कि दिखा देता हूं, आप सुन लीजिएगा। हालांकि एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सबको बुलाकर थाने ले गए कि चलिए दिल्ली से महिला कमीशन के लोग आए हैं। थाने में पहुंचने के बाद वहां से निकल नहीं पा रही थी, गेट बंद कर दिया गया। फिर उससे पूछा गया कि आपकी शिकायत क्या है? उसने बताया कि मैंने कहीं खाना बनाने का काम किया था, लेकिन मुझे वहां पैसे नहीं मिले। उसे पेन पेपर देकर कहा गया कि इस पर साइन कर दे। वो साइन करके घर चली गई। उसके बाद केस हुआ, इसकी उसे जानकारी नहीं थी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सवाल यह है कि कौन फेक है और कौन सही। अब पटियाल आपको संदेश खाली की कुछ और तस्वीरें दिखाएगा। 4 मई को पश्चिम बंगाल में एक वीडियो वायरल हुआ। 33 मिनट का यह वीडियो हिडन कैमरा से बनाया गया था। दावा किया गया कि इसमें बीजेपी के 2 नेता गंगाधर कोयल और शांति दुलोई दिख रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि संदेश खाली में महिलाओं ने गैंगरेप के जो आरोप लगाए थे वे सभी झूठे हैं। टीएमसी नेता के घर हथियार भी बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने रखने के लिए कहा था, ऐसा दावा किया जा रहा है उस वीडियो में। हालांकि बीजेपी ने इसे डीप फेक वाला षड्यंत्र बताया है। दूसरा वीडियो 8 मई का है जो वायरल हुआ है, जिसमें पीड़िता के बयान को पलटना उसकी वजह बताया गया है। तीसरा वायरल वीडियो 9 मई का है, जिसमें बसीर घाट से बीजेपी कैंडिडेट रेखा पात्रा दिखाई दे रही हैं। वायरल वीडियो में रेखा पात्रा को यह दावा करते हुए दिखाया गया कि बीजेपी ने राष्ट्रपति के सामने उन महिलाओं को पेश किया था जो संदेश खाली की पीड़िता थी ही नहीं। वायरल वीडियो में रेखा पात्रा क्या कह रही हैं ये आपको सुनाता हूं। हां, मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि एबीपी न्यूज इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता। अगर हम लोग संदेश खाली में ही हैं तो फिर हमारा चेहरा लेकर वहाँ कौन गया है, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोग आंदोलन के मुख्य चेहरे हैं। अगर हम लोग नहीं गए तो हमें नहीं ले जाकर के किसको सजा कर ले गए हैं? संदेश खाली पर वीडियो वायरल हुए तो नेताओं की त्योरियां चढ़ गई। टीएमसी ने डीप फेक को मुद्दा बनाया। चुनाव आयोग को लेटर लिखकर बीजेपी के खिलाफ शिकायत की, इस दावे के साथ कि संदेश खाली पर षड्यंत्र की स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी। हमने चिट्ठी दी है निर्वाचन आयोग को। इसमें हमने बताया है कि किस तरह से संदेश खाली में बीजेपी ने एक सोची समझी साजिश की, षड्यंत्र रचा ताकि ये झूठे रेप के बयान आए। हम इस पूरे मामले को लेकर काफी दूर जाएंगे। यह वीडियो गलत इरादे से बनाया गया है। सीबीआई के निदेशक के पास एक मेल के माध्यम से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी शिकायत की जाएगी। बोल रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं को 2000 रुपया दी गया और महिलाओं ने ऐसा बताया। तो आप तो हर महीने 1200 रुपया दे रहे हैं, पैसा तो आप ज़्यादा दे रहे हैं, तो महिलाएं तो आपके पक्ष में बोलना चाहिए।
अब पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में एक कहानी सुनाएगा। इस कहानी के 4 किरदार हैं। कहानी के पहले किरदार है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, दूसरा किरदार है राजस्थान के टीचर और तीसरा किरदार है शिक्षक संघ, चौथा स्कूल और उसमें पढ़ रहे बच्चे। इन चारों किरदारों की 2 दिक्कतें हैं। एक दिक्कत मोबाइल फोन से जुड़ी हुई है और दूसरी दिक्कत टाइम से पूजा और नवाज से। दरअसल राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने टीचर्स के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया है। क्लासरूम में टीचर्स के मोबाइल फोन ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि कई टीचर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, शेयर मार्केट का भाव देखते रहते हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। मोबाइल के अलावा शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि ड्यूटी पर पूजा या नमाज पढ़ने या फिर इसके लिए बाहर जाने वाले टीचर्स पर भी एक्शन लिया जाएगा और नियमों को फॉलो नहीं किया गया तो निलंबन भी झेलना पड़ सकता है। जी बालाजी की पूजा करने के नाम पर या नमाज पढ़ने के नाम पर विद्यालय न छोड़े। यदि इसको जाना है तो छुट्टी लेके जाए, रिटर्न में जाए, वो भी रजिस्ट्री में दर्ज होगी कि चिट्ठी लेके गया। अन्यथा हम जो इस प्रकार से जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मोबाइल एक बीमारी सा हो गया है। विद्यालय में कई अध्यापकगण, चाहे वो महिला या पुरुष है, तो शेयर मार्केट देखते रहते हैं, पता नहीं कौन सी चित्र देखते रहते हैं, लगभग उसमें उलझे रहते हैं। हमने कहा कि कोई भी अब विद्यालय के अंदर मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा। यदि जाता है, गलती से आ भी जाता है तो प्रिंसिपल की रेख पे रखेगा। क्लासरूम में आखिर मोबाइल फोन का क्या काम? यानी क्या टीचर बिना फोन के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते? ऐसे कई सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन शिक्षकों के पास अपने ही तर्क हैं। सभी टीचर शिक्षा मंत्री के मोबाइल बैन के फरमान से इत्तेफाक नहीं रखते। वहीं कुछ टीचर इसका स्वागत भी कर रहे हैं। टीचर्स बच्चों में स्कूलों में ही व्यस्त रहता है ज़्यादातर टाइम, और बच्चों का कुछ ऐसे क्यूरीज या ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो सिलेबस में नहीं होते हैं, तो गूगल पे सर्च करके उनको जवाब भी देना पड़ता, नहीं तो फिर बच्चे ये समझते टीचर्स को कुछ आता नहीं है। जैसे ही वो चौक लेके रूम में जाता है, फिर आ जाता है कि ये भेजो, ये डाक भेजो, ये डाक भेजो। यहाँ तक कि छुट्टियों में भी उनको रिलैक्स नहीं मिलता है। जैसे 1 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे ऑर्डर आता है कि आप तुरंत ये भेजो। इसके लिए शिक्षा मंत्री जी का मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि ये इसको प्रैक्टिकली ये क्रियान्वित भी हो तब है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये क्रियान्वित हो जाएगा। शिक्षा मंत्री के फरमान पर शिक्षक संघ की तरफ से विरोध भी हो रहा है। पंचायती राज शिक्षक संघ के संयोजक और मुस्लिम महासभा के शिक्षक अध्यक्ष ने इस फरमान पर ऐतराज जताया है। जो बड़े विद्यालय है जहाँ पूर्ण रूप से टीचर्स हैं, वहाँ प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ कुछ हद तक मोबाइल वहाँ रखवाएं, जो सारा वहाँ मंत्रालय सेटअप होता है। लेकिन ज़्यादातर विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पूरा स्टाफ नहीं है, पूरा तंत्र नहीं है, मंत्रालय कर्मचारी नहीं है। वहाँ यदि शिक्षक बिना मोबाइल 1 सेकंड रह नहीं सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट बार बार तंग करता है कि आप सूचना भेजो, सूचना भेजो। इन समस्त ये जो कार्यप्रणाली है विभाग की, इसकी जानकारी माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी को है नहीं। मैं कहना चाहूँगा माननीय शिक्षा मंत्री जी को हाथ जोड़ के आप हमारे डिपार्टमेंट की कार्यशैली समझे, विभाग को समझे, विद्यालय को समझे। निजी जीवन के अंदर अगर कोई मसला है कि मुझे नमाज के लिए जाना है तो मैं इजाजत लेके जा सकता हूँ, लेकिन निलंबन जैसी कार्यवाही जैसी अगर शिक्षा मंत्री बात करते हैं तो इसका मैं विरोध करता हूं और खंडन करता हूं। आप शिक्षा मंत्री हैं, आप पोलराइजेशन, तुष्टीकरण की राजनीति ना करें। आप शिक्षा में सुधार की, रिफॉर्म की बात कीजिए। जहां तक स्कूल में पूजा या नमाज का सवाल है, पटियाल मानता है कि धर्म एक निजी विषय है, लेकिन टीचर्स को बच्चों के हित का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसमें वो खुद फैसला लें। वहीं नेताओं को धर्म के मामले में संवेदनशीलता के साथ काम लेना चाहिए। रही बात क्लासरूम में मोबाइल फोन की, तो पटियाल की जानकारी है स्कूल में शिक्षक 2 तरह से काम करते हैं, एक पढ़ाने का और दूसरे स्कूल मैनेजमेंट का। ऐसे में उनके पास शिक्षा और दूसरे विभाग से फोन आते रहते हैं, लेकिन पटियाल ये भी मानता है कि क्लासरूम में टीचर के पास फोन नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों की पढ़ाई में नुकसान की आशंका बनी रहती है। अब पटियाल उस रिपोर्ट का परीक्षण करेगा जो देश के सामने 13 साल के बाद आई है। ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। इसमें सरकार ने यह बताया है कि क्या खाएं, कितना खाएं और उसे कैसे पकाएं, लेकिन इसके सही गलत के आधार पर हेल्थ आपको कैसे गारंटी देगी, इसलिए रिपोर्ट आपको समझनी पड़ेगी। देश के लिए यह रिपोर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने तैयार की है।
इस रिपोर्ट पर गौर कीजिएगा। रिपोर्ट में पटियाल को जो महत्वपूर्ण बातें लगी हैं वो ये हैं कि 57% बीमारियों का कारण भारत में अनहेल्दी डाइट है, जिसकी वजह से शरीर में पोषण की कमी, अनीमिया, मोटापा, डायबिटीज, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। अब पटियाल आपको ऐसी थाली की जानकारी देगा जो आपको सेहतमंद रखने में मददगार साबित होगी। एक इंसान के लिए दिन भर में 1200 ग्राम भोजन लेना जरूरी होता है, जिसमें 2000 कैलोरीज होती है। थाली में 100 ग्राम फल, 400 ग्राम हरी सब्जी, 300 मिलीलीटर दूध या फिर दही, 20 से 25 ग्राम चीनी, 85 ग्राम दाल या अंडा, 35 ग्राम ड्राई फ्रूट्स या सीड्स और 250 ग्राम अनाज होना चाहिए। ये एक संतुलित थाली है। वैसे देश में 1800 कैलोरीज लेने वाला इंसान गरीबी रेखा से ऊपर आ जाता है, लेकिन भोजन के दिशा निर्देश में बीमारी से बचने के लिए जो दूसरे टिप्स दिए गए हैं वो भी ध्यान से सुनिए। वो फैट को लेकर है। घी में कैलोरीज ज्यादा होती है, इसलिए सरसों का तेल काफी फायदेमंद होता है। घी के तत्व हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ाते हैं। घी, पाम ऑयल, नारियल तेल और सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा इनमें सबसे ज्यादा होती है। सरसों के तेल में सबसे कम होता है। ये अलग से प्रोटीन लेने वालों के लिए बड़ी चेतावनी दी गई है। इस पर और भी आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। लगभग इसमें मनाही जैसा अलर्ट दिया गया है जो एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं। 13 साल बाद आए भोजन के नए दिशा निर्देश में खाना बनाने के नए तरीके की जानकारी भी दी गई है। अब जरा उस पर गौर कीजिएगा। खाना बनाने के लिए एयर फ्रायर बेहतर होता है। इसमें 50% कम तेल का इस्तेमाल होता है। एयर फ्रायर में बने खाने में केमिकल रिएक्शन कम हो जाता है। किचन में ग्रेनाइट कोटेड कुक जो वेयर होते हैं, ग्रेनाइट कोटेड कुकवेयर, उनका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो वो खाना बनाने के लिए और ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। अब एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी के हल्फनामा दाखिल किए जाने पर सीएम अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार से शिकायत की गई है। इसे कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ बताया गया है। शिकायत में आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के ईडी ने इसे दाखिल किया है। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव प्रचार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यह अंतरिम जमानत का आधार नहीं हो सकता, चुनाव की आड़ में रिहाई की कोशिश हो रही है। यह सब ईडी ने कहा है। इससे गलत परंपरा स्थापित होगी। ईडी ने यह भी कहा है कि चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को इस आधार पर अंतरिम जमानत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने हल्फनामे के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने किया आज अपना नामांकन। काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे पवन सिंह ने नामांकन के दौरान सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। नामांकन से पहले पवन ने पायलट बाबा आश्रम के सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना भी की। अब डॉग लवर्स के लिए एक जरूरी जानकारी। एक पते पर 3 कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ा। गाजियाबाद नगर निगम ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। घर में कुत्ते पालने के नियम आ गए हैं। जिस घर में आकार के हिसाब से कुत्ते पाले जा सकते हैं वही कुत्ते रख सकते हैं। नियम के अनुसार 182 स्क्वायर मीटर के निजी मकान में केवल 2 पालतू कुत्ते रखने की मंजूरी होगी। 273 स्क्वायर मीटर के घर में 4 पालतू कुत्ते रख सकते हैं। एक घर में 4 से ज्यादा पालतू कुत्ते नहीं रखे जा सकते। ये गाजियाबाद नगर निगम का आदेश है। दफ्तरों में मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री लोन या लो इंटरेस्ट रेट लोन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। कोर्ट ने कहा है इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट लोन को आमदनी माना जाएगा और उस पर इनकम टैक्स भी लगेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात फिर होगी आपसे मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।